ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स 324 के तहत इलेक्शंस को चलाना जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है। जी। एक्ट में एक और प्रोविजन है वो जी। ये कि जब भी ज़रूरत पड़े हुँ। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसको एक स्पेशल रिवीजन कर सकता है। अच्छा। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि उसको जो है प्रॉपर रीजनिंग देना पड़ता है इन रिटर्न। हर शख्स हिंदुस्तान में जो रहने वाला है ये उसका डेमोक्रेटिक राइट है और कॉन्स्टिट्यूशन ने इसमें प्रोविजन दे रहा है कि ही इज एंटाइटल्ड फॉर एनरोलमेंट इनटू द इलेक्टोरल रोल। ये उसकी जिम्मेदारी बनती है। तो ये इट इज द प्रेरोगेटिव या फिर डोमेन उनका कह सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इलेक्शन कमीशन का ये डोमेन नहीं होता है, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप यू कैन आस्क फॉर प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। ये उनका नहीं, ये पहली बार इसमें जो है ये डॉक्यूमेंट डाल दिया गया है। यू आर री इन्वेंटिंग द एंटायर प्रोसेस। आप एंटायर प्रोसेस को क्वेश्चन करे जैसा हो रहा है। ये चीज ये है, जिस आधार पे आधार की बुनियाद पे जो कार्ड बन रहा है या जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट बन रहा है उसी को आप नेगेट कर रहे हैं। यस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-बलाग के पॉडकास्ट मुलाकात प्रोग्राम में आप तमाम का खैर मुकद्दम है। आज हम आपके दरमियान एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हाजिर हुए हैं, जिसमें हमारे मेहमान मुकर्रिर जनाब मसूद शरीफ साहब, जो रिटायर्ड चीफ इंजीनियर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स जो अभी बिहार में चल रहा है उस सिलसिले में गुफ्तगू की जाएगी। तो आइए हम जनाब मसूद शरीफ साहब से इस सिलसिले में जानने की कोशिश करते हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल जो होता है ये क्या चीज़ है और ये किस लिए किया जाता है, किस कानून के तहत किया जाता है? ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स 324 के तहत इलेक्शंस को चलाना जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है। जी। अब इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1950, उसके तहत ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी बनती है कि इलेक्टोरल रोल को तैयार करें। जी। और ये रूटीनली होता रहता है जब भी जनरल इलेक्शंस होते हैं पार्लियामेंट के या फिर असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, तो उससे पहले एक रिवीजन होता है। जी। तो रिवीजन इसलिए होता है कि अक्सर कुछ लोगों का इंतकाल हो जाता है, डेथ केसेस आते हैं या फिर नए लोग 18 प्लस से आ जाते हैं इसमें, या फिर कुछ लोग माइग्रेट कर लेते हैं या ट्रांसफ़र होते हैं, विद इन द कॉन्स्टिट्यूंसी हो सकते हैं या फिर अलग अलग जगह शिफ्ट हो सकते हैं, आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूंसी या फिर आउटसाइड स्टेट हो सकते हैं। तो ये एक प्रोसीजर रहा है हर स्टेट में या फिर थ्रू आउट इंडिया। जब भी जनरल इलेक्शंस आते हैं या असेंबली इलेक्शन आते हैं या फिर बाईपोल आते हैं, तब ये रूटीनली इसको रिवाइज करते हैं। तो लेकिन ये इसके सिलसिला मतलब पहले भी हुआ है, इससे पहले भी नहीं, इंडिया में मुख्तलिफ ये एक रेगुलर रिवीजन है ये। हाँ। लेकिन इसमें एक्ट में एक और प्रोविजन है वो ये कि जब भी ज़रूरत पड़े तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसको एक स्पेशल रिवीजन कर सकता है। अच्छा। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि उसको जो है प्रॉपर रीजनिंग देना पड़ता है इन रिटर्न। राइटिंग में रिकॉर्ड में आना है कि क्या रीज़न है, तो उस तरह के हालात में किस लिए ले रहे हैं, दे हैव टू जस्टिफाई करना पड़ता है। और वो जो है कोई एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए हो सकता है या फिर कॉन्स्टिट्यूंसी का एक हिस्सा हो सकता है। अच्छा। तो वहाँ कर सकते हैं। तो आमतौर से ये स्पेशल रिवीजन जो होता है ये एक विद इन द कॉन्स्टिट्यूंसी ही होता है, थ्रू आउट द स्टेट या फिर थ्रू आउट द कंट्री ये जनरली नहीं होता है। तो अभी चूंकि बिहार में इलेक्शंस करीब नवंबर दिसंबर के आसपास होने वाले हैं और उससे पहले इस तरह का इक़दाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से कि पूरे बिहार में वो लोग पूरे इलेक्टोरल रोल का SIR करवा रहे हैं। तो एक तो इस सिलसिले में ये है कि ये SIR रेगुलर रिवीजन से अलग है और स्पेशल मौक़ों से होता है। तो आइन इलेक्शन से पहले इस तरह का रोल एंड ये कराना, रिवीजन करवाना, ये कहाँ तक सही है और इसकी कहाँ तक कानून में गुंजाइश है? जी, जैसे मैं बता रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन में और RPA एक्ट में जो प्रोविजन है वो स्पेशल रिवीजन है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का टर्मिनोलॉजी कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये पहली बार इस तरह से इस्तेमाल में आ रहा है ये। और दूसरी बात ये कि
इनका जो जस्टिफिकेशन दिए हैं, इनका जो गवर्नमेंट ऑर्डर, इनका जो इलेक्शन कमीशन से जो ऑर्डर निकला है, जी तो उसके अंदर जैसा मैं बता रहा था कि स्पेशल रिवीजन के लिए दे हैव टू गिव रीजनिंग रीजनिंग राइटिंग में देना पड़ता है। जी तो उनका जो रीज़न बताए हैं वो ये कि रैपिड अर्बनाइजेशन जी हो रहा है, सिटीज़ ग्रोथ हो रहे हैं, लोगों के जो है डेथ होते हैं और 18 प्लस से कई लोग इसमें एंट्री हो जाते हैं, एडिशन होता है, डिलीशन होता है, जी माइग्रेशन होता है, हम्म और जॉब के सिलसिले में कई लोग जो है ट्रांसफ़र हो जाते हैं, यहाँ से वहाँ से यहाँ, विद इन द कॉन्स्टिट्यूंसी हो सकते हैं या बाहर भी हो सकते हैं। जी तो इसलिए ये कह रहे हैं कि इनका रीजनिंग जो बताए हैं राइटिंग में वो ये कि इसी वजह से हम कर रहे हैं। एक और चीज़ इनके तरफ से बात ये आ रही है कि ये जो है इस तरह का जो रिवीजन हुआ था, स्पेशल रिवीजन, वो जी 2003 में हुआ था। अच्छा तो 2003 में बिहार के लिए हुआ बिहार के लिए हुआ था। जी तो अब 20 साल के बाद काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, तो अब हम्म, ये करने की ज़रूरत है। ये उनका जस्टिफिकेशन है। अच्छा लेकिन अगर हम देखेंगे तो 2003 के बाद जी अब तक कम से कम 5 जनरल इलेक्शंस हुए पार्लियामेंट हैं इलेक्शन जी और 5 असेंबली इलेक्शंस हुए हैं, जी और हर इलेक्शन में और कई बाईपोल्स भी हुए कई हैं। बाईपोल हर जनरल इलेक्शन और हर जो है असेंबली इलेक्शन या बाईपोल में ये रिवाइज हुआ है। पहली बात है। जी दूसरी बात ये है कि अभी ये नवंबर के एंड में जी इसका टर्म खत्म हो रहा है, जी असेंबली का टर्म खत्म हो रहा है, बिहार तो के इलेक्शंस हैव टू बी हेल्ड बाय नवंबर। सही तो नवंबर में करना है। तो ये पिछले साल अक्टूबर से स्पेशल समरी रिवीजन का एक ये लिया गया था इनका। जी तो अक्टूबर से जनवरी तक इन्होंने किया है, अच्छा ये रिवाइज किया है। इसको नाम जो दिया गया था वो स्पेशल समरी रिवीजन। जी तो इसमें जो भी ये रीज़न बता रहे हैं कि अर्बनाइजेशन हो रहा है या फिर माइग्रेशन हो रहा है, जो भी रीजनिंग इसमें बताए हैं वो पूरा उसमें कवर हो गया था, और फाइनल लिस्ट 6 जनवरी 2025 को ये पब्लिश भी हो गई हो थी। गई तो इसके बाद दोबारा इसको सर्वे करना या फिर इसका ये करना, रिवाइज रिवीजन करना, तो इस पर ये सवालात जो उठ रहे हैं। सवालात उठ रहे हैं। अच्छा ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हो रहा है एसआईआर जो हो रहा है इसमें बेसिकली अभी इलेक्शन कमीशन कर क्या रही है, क्या डॉक्यूमेंट्स मांग रही है और उसके जरिए से मतलब वो वेरिफिकेशन का क्या प्रोसेस अपना रही है? देखिए, एक और बात मैं इसमें बताना चाह रहा था। जी अब तक का जो भी 5 जनरल असेंबली या फिर जनरल इलेक्शंस हैं, असेंबली की जितने भी मौके पे रिवीजन हुए हैं, जी यही इलेक्शन मशीनरी काम करती है। सही इलेक्शन कमीशन के पास सेपरेट मैनफोर्स नहीं होता है। सही इनके पास जो BLO रेस्पेक्टिव स्टेट के जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के होते हैं, जी और वो जो है फील्ड लेवल पे बूथ लेवल ऑफिसर्स जी यानी कि टीचर्स वगैरह उनसे लेके करते हैं। ये करते वही लोग करते हैं, अब जी तक जो करते आए हैं वही है। जी जनवरी 2025 में भी वही किए थे, अच्छा और इस बार भी इन्हीं मशीनरीज के जरिए ये काम होता है। हाँ हाँ तो इट डजेंट मेक एनी सेंस कि फिर से एसआईआर किया जा रहा है, इस पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। जी अच्छा इसमें एक और सवाल ये उठ रहा था कि सिर्फ 11 डॉक्यूमेंट्स की फहरिस्त दी गई है, इस सिलसिले में आपका क्या कहना है, वो कौन से 11 डॉक्यूमेंट्स है उसमें से कुछ नाम हाँ, और इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स को एक्सक्लूड किया गया खास तौर से? इससे पहले जो होता था, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है जी वो अब तक की अगर इंडिया की हिस्ट्री देखेंगे 78 ईयर्स की, जी कहीं भी जो है सिटीजनशिप के ताल्लुक से कोई सर्टिफिकेट कहीं भी इशू नहीं हुआ है। सही पूरे इंडिया में कहीं इशू नहीं हुआ है। सही ऐसा कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट नहीं है जो सिटीजनशिप के ताल्लुक से एक सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट आ सकता है। सिटीजनशिप को प्रूव करने वाला सिटीजनशिप हो के ताल्लुक से नहीं है। नहीं सही और इसके बरखिलाफ OCI है, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इंडिया है जी एक है, और दूसरा PIO है, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। और ये जो है सर्टिफिकेट इश्यू होते हैं उन लोगों के लिए जो इंडियन सिटीजन्स नहीं है। जी रही बात यह है कि बाय डिफॉल्ट इंडिया का जो प्रोसीजर चला आ रहा है जी शुरू से लेके, कि बाय डिफॉल्ट जो है इट इज अज्यूम कि एक शख्स जो है इंडियन सिटीजन है बाय डिफॉल्ट। यहाँ उसको सिटीजनशिप प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जी इस बार ये हो रहा है कि बैकडोर एंट्री के जरिए जो 11 डॉक्यूमेंट्स पूछ रहे हैं उसमें NRC के डॉक्यूमेंट्स भी इसमें पूछ रहे हैं। अच्छा ये पहली बार हो रहा है ये। हाँ तो इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि NRC का अभी जो है वो डिस्कशन में है, सुप्रीम कोर्ट में है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जी। अर्लियर इट वाज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू असम। आसाम जी अब
इसके जरिए वो डॉक्यूमेंट पूछ रहे हैं और अब हर शहरी को ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो इंडियन सिटीजन है। ये पहली बार इस इलेक्शन तरह से कमीशन का हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डोमेन है, ये उनकी जिम्मेदारी है। सिटीजनशिप के ताल्लुक से जो भी हैं वो उनकी रूटीन एक्टिविटी होती रहती है, उनके पूरे स्टेट में सेंट्रल पुलिस मिशनरी होती है। कहीं भी कोई इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, फॉरेन नेशनल्स हैं, तो जैसा है उनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती है तो उन लोगों को जाके उनके ऊपर जो प्रोसीजरल है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, वो कर लेते हैं वो। तो ये इट इज द प्रेरोगेटिव या फिर डोमेन उनका कह सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इलेक्शन कमीशन का ये डोमेन नहीं होता है, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप यू कैन आस्क फॉर प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, ये उनका नहीं। ये पहली बार इसमें जो है ये डॉक्यूमेंट डाल दिया गया है। ये एक बात ये जी। दूसरी बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 326 में जी ये बताया गया है कि ये हर शहरी या फिर हर वोटर जो है वोटर लिस्ट में उसका एनरोलमेंट होना, ही इज एंटाइटल्ड। तो लफ्ज इस्तेमाल किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, वो एंटाइटल्ड का मतलब है, उसका राइट है, उसका ये बेसिक राइट है कि इट इज हिज बेसिक राइट कि ही शुड बी इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रोल, ही शुड पार्टिसिपेट इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी बात आ रही है कि 3 कंडीशंस ऐसे हो सकते हैं जहां वो वोट नहीं कर सकता जी। वो ये सिटीजनशिप, ये एक तो क्या है, अगर सिटीजन नहीं है, सिटीजन पहला, दूसरा उसकी जहनी हालत ठीक नहीं है और वो भी कोर्ट के जरिए सर्टिफाई हो, कोर्ट ये कह रहा है कि इसकी जहनी हालत ठीक नहीं है, तब जा करके वो वोट नहीं कर सकता हो या वोटिंग लिस्ट में नहीं आ सकता। तीसरा, ऐसा करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है इलेक्शन प्रोसेस में विच इज प्रूव्ड और कॉट, उसमें पकड़ा गया है इस तरह के इलेक्शन माल प्रैक्टिसेस में, उस तरह के केसेस में अगर सीरियस केसेस हैं वो जी, तो वो वैसे केसेस, ये 3 ही केस हैं जहां वो वोटर लिस्ट में आ नहीं सकता है। इसके अलावा बाय डिफॉल्ट हर शख्स हिंदुस्तान में जो रहने वाला है ये उसका डेमोक्रेटिक राइट है और कॉन्स्टिट्यूशन इसमें प्रोविजन दे रहा है कि ही इज एंटाइटल्ड फॉर एनरोलमेंट इनटू द इलेक्टोरल रोल, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये है कि वो जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं भाई ये उनको जो है कलेक्ट करके वो प्रोसेस कर लिए। नॉर्मली जो रिवीजन में भी होता ये है कि वो ये देखते हैं कि अगर कोई शिफ्ट हो गए हैं, ट्रांसफर ले लिए हैं, किसी का एडिशन करना है, डिलीशन करना है, ये जो है प्रोएक्टिव पब्लिक की तरफ से होता है जी। ये फैसिलिटेटर का रोल अदा करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जी। ये प्रोएक्टिव जाके उनके घर घर जाके सर्वे करके उनका ये करना नहीं है। हाँ, ये अलग बात है, कहाँ कहीं कभी डाउट्स आ रहा है, किसी के ऊपर कोई केसेस के ऊपर शक आ रहा है, तो वैसे केसेस में वो जाके हाउस टू हाउस केस स्पेसिफिक हो सकता है, जनरलाइज इन जनरल नहीं होगा। अच्छा, इसमें आपने जो 3 रीजंस बताए उसमें एक चीज़ ये थी कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया अगर ना हो तो उसको वोट करने का हक नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये कहना है कि वोटर लिस्ट में बहुत सारे ऐसे नाम मौजूद हैं जो मतलब फॉरेन सिटीजन्स है, इंडियन नेशनल्स नहीं है, ये उनका क्लेम है। अब वो उस बारे में आपका क्या कहना है? हो सकता है म्यांमार के बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है बांग्लादेश के, नेपाल के, जो बिहार के बॉर्डरिंग दूसरे कंट्रीज है, वहाँ से बहुत सारे लोग आए हैं और उन्होंने वहाँ पर वोटर आईडी प्रोक्योर कर लिया है और उनके बहुत सारे नाम हैं जिसको हम अभी छांटना चाहते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? उसके लिए बेसिस चाहिए, ऐसा आउटराइट एक स्टेटमेंट देना ये सही नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है वो जी, इट इज बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल ये प्रोविजंस के जरिए है जी। तो उनका रवैया इस तरह से पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना या फिर मीडिया का स्टेटमेंट देना, मीडिया के लोग जिस तरह से बात करते हैं या फिर पॉलिटिशियंस कर सकते हैं, इस तरह से नहीं कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शुड स्पीक बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर उन्हें बात करना चाहिए। या ऐसा कह देना कि उतने लोग घुसपैठी है, इतने लोग घुसपैठी हैं, अगर इस तरह से कह रहे हैं, इतने साल से जो रिविजन्स होते आ रहे हैं या फिर जनवरी में ही आया है, वहां उस तरह के केसेस नहीं आए, इन्हीं के लोग किए हैं। ऐसा नहीं कि इस बार जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में कोई नया वर्क फोर्स आके काम कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वही मशीनरी काम कर रही है, वही लोग हैं, पब्लिक भी वही है और इलेक्शन कमीशन की जो मशीनरी है वो भी वही है। तो अब तक का जो रिकॉर्ड है इस तरह का कोई ये नहीं है, ये इट इज जस्ट
पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकता सो है। इट डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि इलेक्शन कमीशन खुद इलेक्टोरल रोल को रिवाइज कर रहा है हाँ, और कंटिन्यूअसली वो अपडेट करता है, और वो अपडेट जो करता है बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्स ही करता है, यस, ऐसे ही नहीं करता है। यस, जब वो खुद ये प्रोसेस कर रहा है और वो ये कह रहा है, ये क्लेम कर रहा है कि फॉरेन नेशनल्स हैं, तो उसके प्रोसेस पे खुद सवाल उठेगा। जी, और जिस तरह सोशल मीडिया पे वायरल इस तरह से मीम हो रहे हैं कि अगर वोटर फर्जी हैं तो फिर सेलेक्टेड इलेक्टेड सरकार भी जो है फर्जी होगी, सही तो सही इस बात तरह से है। एक लॉजिक जो है वहाँ हाँ, पर लाई जा रही है। अच्छा, इसमें जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं उसमें खास तौर से 2-3 डॉक्यूमेंट्स को एक्सक्लूड किया गया है जो बहुत जनरली मतलब वैलिड डॉक्यूमेंट समझे जाते हैं, जिसमें आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, या फिर मनरेगा का जॉब कार्ड है। इस तरह के जो अहम डॉक्यूमेंट्स है जो खास तौर से हमारे वर्किंग क्लास सिटीजन्स के पास मौजूद होते हैं, जो एज ए प्रूफ ऑफ सिटीजन अपने लिए सिटीजनशिप अपने लिए समझते हैं। अब एक तो वोटर आईडी का रिवीजन हो रहा है, तो वोटर आईडी कार्ड का सिलसिला वहाँ से हट गया। अब दूसरे जो अहम डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो यही होते हैं, उनके पास या तो आधार कार्ड होता है, या फिर उनके पास जो है पैन कार्ड होता है, या फिर ये कि उनके पास ये जो 3 डॉक्यूमेंट्स मैंने जिक्र किए वो मौजूद होते हैं। अगर ये 3 डॉक्यूमेंट्स को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो वो किस तरह अपने वोटर होने को प्रूव कर पाएंगे? देखिए, जो भी हम काम करेंगे, जी। तो उसको रीइन्वेंटिंग द व्हील नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये कि जब आधार का जो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन हुआ था, जी। वो यही था कि हर शख्स के पास जो है एक आधार कार्ड हो, एक आइडेंटिटी हो, उसमें डुप्लीकेशन ना हो। जी। यानी कि आप 2 जगह जो है आधार कार्ड नहीं रख सकते। सही। फर्ज कर लीजिए एक का नाम राकेश है, हाँ। तो उसका जो आधार कार्ड जो है डुप्लीकेशन नहीं होगा, पूरे मतलब बायोमेट्रिक डेटा पूरा के साथ बायोमेट्रिक डेटा के साथ रहेगा। 21 पॉइंट्स पे जो है रेटिना का स्कैन करेंगे, आपका जी। 10 फिंगरप्रिंट्स लेंगे, वो तमाम चीज़ें कर लेंगे, तो उसमें जो है डुप्लीकेशन का, फर्जी या फेक डॉक्यूमेंट्स का नहीं होता है। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है। जी। और ये जो है 2011 या 12 में शुरू किया गया था, सही। और उसको स्लोली स्लोली पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। जी। नाउ दैट फॉर्म्स द बेसिक डॉक्यूमेंट फॉर आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन। जी। अब उसको नेगेट कर देना, जी। गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स हो रहे हैं, चाहे सब्सिडी स्कीम्स होंगे, सोशल वेलफेयर स्कीम्स होंगे, कम्युनिटी डेवलपमेंट के स्कीम्स होते हैं, या जो भी हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम्स आते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये आधार जो है वन ऑफ द बेसिक डॉक्यूमेंट, वाइटल डॉक्यूमेंट, हर चीज का वेरिफिकेशन जो है इसमें है। इनफैक्ट इसमें सरप्राइजिंग बात यह है कि जो 11 डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट बनाई गई है, इसमें कई डॉक्यूमेंट्स बनाने के सोर्स जो है आधार है। अच्छा, सोर्स ऑफ ये आधार है। अब स्ट्रेट अवे उसको एक्सक्लूड कर देना जो है, यू आर री इन्वेंटिंग द एंटायर प्रोसेस। आप एंटायर प्रोसेस को क्वेश्चन करे जैसा हो रहा है। ये चीज ये है, जिस आधार की बुनियाद पे जो कार्ड बन रहा है या जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट बन रहा है, उसी को आप नेगेट कर रहे हैं। यस। अगर आप बैंक का पासबुक पूछ रहे हैं, या कास्ट सर्टिफिकेट पूछ रहे हैं, या जो भी डॉक्यूमेंट पूछ रहे हैं, वो तमाम चीजें आधार से लिंक होकर वेरिफिकेशन हो रहा है। सही। और एक और बात इसके ताल्लुक से, 2022 दिसंबर में ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 का एक अमेंडमेंट हुआ। ओके। तो वहाँ आधार को जो है इंक्लूड कर दिया गया। अच्छा। एज वन ऑफ द बेसिक डॉक्यूमेंट। अच्छा। 3 पर्पस के लिए। हाँ। ये कि टू इंक्लूड ए पर्सन इन द इलेक्टोरल रोल, किसी का नाम इसमें ऐड करना है, तो आधार के बेसिस पे उसको कर सकते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात, इलेक्टोरल रोल में ऑलरेडी कुछ लोगों की लिस्ट है, उसको ऑथेंटिक करने के लिए, क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए आधार से लिंक कर सकते हैं। और तीसरा ये, अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप जो है दूसरे डॉक्यूमेंट्स को भी आप ले सकते हैं। तो ये जो है अमेंडमेंट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 का, ये हार्डली 3 साल पहले इसका इम्प्लीमेंटेड, 3.5 साल पहले, दिसंबर 2022 में हुआ था। अब इलेक्शन कमीशन उसी को छोड़ करके दूसरे डॉक्यूमेंट्स पूछ रहे हैं, हालांकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर जो है एनआरसी का जिक्र ही नहीं है। सही। वो पूछना ठीक नहीं है। तो बेसिकली दे आर गोइंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस व्हिच आर देयर। हाँ, कॉन्फ्लिक्टिंग जो गाइडलाइंस ये हैं। सबसे पहली बात ये कि सिटीजनशिप को जो है जिम्मेदारी गवर्नमेंट की बनती है, फर्द की नहीं है। फर्द की नहीं है। सही। गवर्नमेंट, स्टेट हैज टू डिसाइड हु इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, हु इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं कि हर शख्स जो है जाके प्रूव करे, ऐसा नहीं। जहां जहां डाउट आएगा वो
इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट एंड द गवर्नमेंट। जी। यहाँ ये हो रहा है कि पब्लिक को बताया जा रहा है कि आप लोग आके प्रूव करो। पहली बात ये। जी। दूसरी बात, सालों से चला रहा है, 78 ईयर से जो है इलेक्टोरल लिस्ट तैयार करना, उसको प्रिपेयर करना, एडिशन, डिलीशन, रिवीजन जो भी करना है ये करते आ रहे हैं। इट इज ए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है। वहाँ डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी लेके कर रहे हैं वो एक सिस्टमेटिकली कर रहे हैं। जी। तो यू आर क्वेश्चनिंग योर ओन डॉक्यूमेंट। और ऐसा भी नहीं है कि 20 साल पहले के आप क्वेश्चन कर रहे हैं, 6 महीने भी नहीं हुए, 6 महीने का पहले का डॉक्यूमेंट आप बिल्कुल उसको इनवैलिड कर दे रहे हैं। ये कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट है। ये तीसरा ये कि 3.5 साल पहले जो अमेंडमेंट हुआ है आधार इंक्लूड करने के ताल्लुक से, अब उसी को आप अवॉइड करके कह रहे हैं कि वो अब अप्लीकेबल नहीं होगा। ये दैट मीन्स इलेक्शन कमीशन के जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ये गाइडलाइंस आए हैं, ये 3 बेसिक चीजें हैं। और प्रैक्टिकल चीजें अगर देखेंगे तो इसमें जहाँ बर्थ सर्टिफिकेट की एक बात आ रही है जी। अब तक ये बर्थ सर्टिफिकेट का डिस्कशन में नहीं था, कहीं भी प्रोसेस में नहीं था। सिर्फ जो है स्कूल्स में बच्चों के लिए पूछा जाता था एडमिशन के लिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का जो बेसिक डॉक्यूमेंट होता था वो 10th पास का है या फिर पासपोर्ट हो सकता था। ये 10th पासपोर्ट या 10th मार्क्स कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर पासपोर्ट है, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स थे। बर्थ सर्टिफिकेट कहीं भी पूछा नहीं जाता था। ये पहली बार इंडियन हिस्ट्री में जो है ये पूछा जा रहा है, और वो भी इलेक्शन कमीशन के जरिए। अच्छा, जिनका ये डोमेन नहीं है, जिसका कोई इस तरह से हिस्ट्री नहीं। अच्छा, उसमें एक और चीज़ ये भी है कि 2003 के बाद के जो पैदा होने वाले वोटर्स हैं उनको ना सिर्फ अपनी बर्थ सर्टिफिकेट बल्कि अपने पेरेंट्स की भी बर्थ सर्टिफिकेट सबमिट करनी पड़ेगी। ये कहाँ तक? हाँ, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में 11 डॉक्यूमेंट्स का उन्होंने जिक्र किया है। ये बहुत ही रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस हैं। ये 3 कैटेगरी में वो डिवाइड कर रहे हैं लोगों को। एक वो कैटेगरी जो जुलाई 1987 से पहले के हैं, तो उनको ये डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा कि आपका बैंक का पासबुक है या पोस्टल डॉक्यूमेंट कुछ ना कुछ है या कोई एक गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, वो 1987 से पहले का होना चाहिए। अच्छा, एक तो डॉक्यूमेंट वो पूछ रहे हैं। दूसरा, जनरल जो आईडी पूछ रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उनके लिए वो बात नहीं है, वो ये कर रहे हैं। तो अगर किसी का जो है 2003 के इलेक्टोरल लिस्ट में नाम है, तो उनको बाकी डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ गया है। लेकिन इन जनरल अगर देखेंगे, जैसे मैं बता रहा था, 3 कैटेगरीज हैं। एक वो लोग हैं जो 1987 से पहले हैं, तो उन लोगों को क्या करना पड़ेगा कि उनका बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अच्छा, गाइडलाइंस में ये दिया है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में, डेट ऑफ बर्थ एंड और प्लेस ऑफ बर्थ। अच्छा, गाइडलाइंस इस तरह से नहीं आते हैं एंड है या आर है, इट डिपेंड्स अपॉन दी बीएलओ। कभी वो आर भी हो सकता है, कभी एंड भी हो सकता है। तो दिक्कत ये आ जाती है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। इलेक्शन कमीशन से जो गाइडलाइंस आएंगे तो वहाँ क्लैरिटी से होना चाहिए। ये पहली बार प्लेस ऑफ बर्थ का इसमें आ गया है, और इससे पहले प्लेस ऑफ बर्थ का जो डॉक्यूमेंटेशन हो रहा था वो पासपोर्ट में होता था। और वो पासपोर्ट में भी बेस्ड ऑन यूर सबमिशन ही होता था। ऐसा नहीं कि आप बर्थ यहाँ का हुआ है, बेंगलुरु में हुआ है या बेलगाम में हुआ है या रामनगर में हुआ है, मैसूर में हुआ है, आपको उसके लिए सब्सटेंशिएटिंग डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती। डिक्लेरेशन काफी था। पुलिस वेरिफिकेशन होता था, आपका कहाँ रेजिडेंशियल एड्रेस है वो चेक करके वो इश्यू होता था। वही एक एज ऑफ नो जो डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट में, जहाँ प्लेस ऑफ बर्थ लिखा जाता है, ये उतने ही हद तक था। ये बर्थ सर्टिफिकेट पूछना जो अभी इस बार पहली बार शुरू हुआ है। और ये जो 3 कैटेगरीज हैं, एक तो 1987 का जो मैं बताया एंड आर प्लेस ऑफ बर्थ, ये डॉक्यूमेंट देना है। ये 1987 से 2004 दिसंबर, ये कैटेगरी के लोगों के लिए ये बताया गया है कि आपका खुद का डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट देना है। ये और दूसरा, आपके पेरेंट्स में या तो फादर है या फिर मदर है, ये दोनों में किसी एक का आपको प्लेस ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा। अच्छा, अब ये सवाल ये आता है कि इनके पेरेंट्स 1987 से पहले के जो हैं, उनके उससे पहले डिलीवरीज जो है हॉस्पिटलाइज्ड डिलीवरीज कम होते थे, घरों पे ज्यादा होते थे। तो उनके पेरेंट्स के
प्लेस ऑफ बर्थ का जो बर्थ सर्टिफिकेट लेके आना अब जनरेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा वो। जी तो वहाँ उस कैटेगरी के लोगों के लिए सेल्फ का हो सकता है बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगा हाँ 87 ऑनवर्ड्स, लेकिन उनके पेरेंट्स का वन ऑफ द पेरेंट पूछा है उन्होंने, जी तो वो भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इट इज़ वेरी इम्प्रैक्टिकल। जी और तीसरा कैटेगरी 2004 के बाद के जो कैटेगरी आ रही है जी वहाँ ये पूछ रहे हैं कि खुद का जो बर्थ सर्टिफिकेट देना है उसके साथ ही साथ लाजमी तौर पे अपने दोनों पेरेंट्स का, फादर और मदर का पेरेंट्स बर्थ सर्टिफिकेट देना है। अच्छा, तो इस तरह से कैटेगराइजेशन किया इस गया है तरह से जिसमें पब्लिक सफ़र कर रही है बेसिकली। पब्लिक सफर कर रही और है। अभी चूंकि आधार कार्ड इस पे वन ऑफ द डॉक्यूमेंट नहीं था और सुप्रीम कोर्ट में इस सिलसिले में PIL फाइल की गई थी और कोर्ट ने हियरिंग भी की उसमें। इवन सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस धूलिया, उनका भी एक ऑब्जर्वेशन था, ओरल ऑब्जर्वेशन के अगर ये 11 डॉक्यूमेंट्स आप मुझे भी पूछेंगे तो मैं भी ये सबमिट नहीं कर पाऊंगा। जी जब सुप्रीम कोर्ट के जज का ये कहना है तो हम कॉमन सिटीजन से जो डेली वेज वर्कर हैं उनसे किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ये 11 डॉक्यूमेंट्स जी पेश कर सकते नहीं, उससे पहले एक पॉइंट मैं और मिस कर लिया। हैं। जी वो ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से बार बार ये आ रहा है कि अगर आपका नाम 2003 के इलेक्टोरल रोल में है जी तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ लेकिन उसमें एक कैच है, हाँ वो ये कि अगर 2003 में आपका नाम है, हाँ लेकिन अगर आप वहाँ से आप ट्रांसफ़र हो गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं, जी कहीं दूसरे शहर पे चले गए हैं, विद इन द कॉन्स्टिट्यूंसी या स्टेट या कहीं भी हैं, जी तो आपको लाजिमन पूरा प्रोसेस दोबारा फॉलो करना फॉलो पड़ेगा। अच्छा, तो बेसिकली जो माइग्रेट हुए हैं जो शिफ्ट हुए हैं वो लोगों को फिर से ये पूरे प्रोसीजरल बर्डन हाँ से गुजरना पड़ेगा। हाँ तो एक और चीज़ ये थी जिस तरह खुद सुप्रीम कोर्ट के जज ने जी कहा, बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज़ जिनके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है। वन ऑफ द न्यूज़ आर्टिकल एक रिपोर्ट आई थी जिसमें मुसलर कम्युनिटी है, उनके पास आधार, पैन कार्ड और मनरेगा कार्ड इस तरह के और वोटर ID ये सफिशिएंट डॉक्यूमेंट समझे जाते थे। इसी तरह डेली वेज वर्कर्स जो हैं, खासतौर से बिहार में बहुत ज़्यादा डेली वेज वर्कर्स हैं जो माइग्रेट होके दिल्ली, मुंबई और इस तरह के मुकामात पे जाके जॉब करते हैं। और अभी वहाँ पर तो बारिश का मौसम चल रहा है जहाँ पे फ्लडिंग बहुत कॉमन है। तो इस सिनेरियो में 1 महीने के टाइम के अंदर जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से दिया गया, ये प्रोसेस को कितना सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और यहाँ पे सिटीजन्स कितना वल्नरेबल है इस सिलसिले में कि वो अपनी वोटिंग राइट को जो है खो सकते हैं। बिहार के कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जी ये कि पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, जी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, पॉवर्टी भी है। तो इसकी वजह से जो है लेबर कैटेगरी, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर कैटेगरी अक्सर जो है पूरे इंडिया में वो फैल जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं। तो इन लोगों के पास ना तो 10th सर्टिफिकेट होगी, ना स्कूल सर्टिफिकेट होगा, ना कुछ भी होगा, लेकिन आधार इनके पास सबके होगा। पास आधार और वोटर ID है इन जी लोगों के पास, ज़्यादातर लोगों के पास है। जी क्योंकि ये जो आधार का, जैसे मैं बता रहा था, आधार की जब शुरुआत हुई थी, जी लोगों के पास से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस था जी कि वो फील्ड पे आके वो नहीं कर रहे थे, रजिस्टर नहीं कर रहे थे। जी लेकिन आधार का जो मकसद ये था कि हिंदुस्तान के जो लोअर कैटेगरी के हैं, BPL कैटेगरी के, बिलो जी पॉवर्टी लाइन के हैं, जी इन लोगों के लिए गवर्नमेंट के जितने भी सब्सिडीज हैं या वेलफेयर स्कीम्स हैं, कहीं वो उनको पहुंच रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, या करप्ट डुप्लीकेशन हो रहा प्रैक्टिसेस है, हो सकते हैं। करप्ट प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, जी पिलफरेज हो रहा है, लीकेज हो रहा है, जी इन चीज़ों को कट करने के लिए फोकस यही था। हम्म, आधार का जो असल फोकस था वो सोसाइटी के वीकर और वल्नरेबल सेक्शंस के लिए ही था। फोकस तो यहाँ तक कि गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोविज़न ये किया गया है कि जो डेली वेजेस के जो वर्कर्स होते हैं जी विलेजेस में, खास करके रूरल पॉपुलेशन में, जी उनको आधार के ऑफिस को आके रजिस्टर करना मुश्किल हो जाता है, एक दिन का वेज चला जाता था। सही तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि उनको 150 रुपये रोजाना देंगे एक बार आके रजिस्टर करके जाने के लिए, अच्छा टू एनकरेज देम टू हाँ एनरोल। अच्छा यानी कि इतने ज्यादा जो है इसके अंदर थॉट प्रोसेस गया है। द मेन आइडिया वाज टू इंक्लूड सोसाइटी के वीकर और वल्नरेबल सेक्शंस के हैं, उनको इंक्लूड करना था, उनका डॉक्यूमेंटेशन होना था। जी अब ये पूरा प्रोसेस होने के बाद उसी को आप क्वेश्चन कर रहे हैं, उसको इनवैलिड कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा जो है ये कह सकते हैं क्वेश्चन मार्क हो जाएगा ये। जी और बिहार का एक और एस्पेक्ट ये है, एक तो स्किल्ड अनस्किल्ड लेबरर्स जाएंगे, और ये फर्टाइल लैंड्स हरियाणा पंजाब है,
जी तो वहाँ ये रेनी सीजन है तो सोइंग सीड्स होगा, जी सोइंग सीजन होगा, जी तो वहाँ सोइंग के लिए भी ये लेबर के लिए जाते हैं। जी ये दूसरा। तीसरा, बिहार का अगर टोपोग्राफिकल कंडीशंस देखेंगे तो इट फॉल्स अंडर गैंजेटिक प्लेन। ओके तो वहाँ के गंगा रिवर भी है और उसके ट्रिब्यूटरीज हैं, जी खास करके कोसी रिवर ये है। जी तो वहाँ का एक जियोग्राफिकल कंडीशन ऐसा है जी कि फ्लड्स जो है इट इज़ वेरी कॉमन। कॉमन और फ्लड्स आने की वजह से जो कई विलेजेस कट ऑफ हो जाते हैं, वो जी उनका कम्युनिकेशन नहीं होता है, कन्वेंस नहीं होता है, दूसरे शहरों को विलेजेस को आना जाना बंद हो जाता है। इट इज़ ए कॉमन फिनोमेना, जी ये बिहार में इट इज़ वेरी कॉमन। हम्म तो इस तरह के सीजन में, इस तरह के पीरियड में ये पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस और वो भी इंटेंसिव रिवीजन, हम्म इट इज़ हाईली इम्प्रैक्टिकेबल। लिटरेसी रेट कम है, पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा है, माइग्रेशन लेबर ज़्यादा ज़्यादा हैं और नेचुरल नेचुरल कंडीशंस भी उनको कंडीशंस फेवरेबल नहीं है। इस तरह तो के हालात में कम टाइम में हम्म स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करना जो है इट इज़ हाईली इम्प्रैक्टिकल। और इसके साथ साथ एक और चीज़ ये जी कि जुलाई 24 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लेटर जाता है चीफ सेक्रेटरी को, और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बिहार को ओके जाता है, ओके और शुरू होता है उसका इम्प्लीमेंटेशन 25 जुलाई से। जुलाई 25 जुलाई से 25 25 जून से 25 हाँ, जुलाई जुलाई से, हाँ सॉरी 25 25 जून से जून से 25 25 जुलाई तक जी जो उनको टाइम दिया जा रहा है। जी यानी कि ये नेक्स्ट डे से ही शुरू हो रहा है। 8 करोड़ का पॉपुलेशन है जी बिहार का, हाँ और 8 करोड़ के पॉपुलेशन के लिए एनुमरेशन फॉर्म इस बार इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जी तो वो डुप्लीकेशन में देना है। सही यानी कि 16 करोड़ जी एनुमरेशन फॉर्म्स प्रिंट करना है, जी और हाउस टू हाउस इस बार एनुमरेशन होगा। एनुमरेशन यानी कि इलेक्टोरल मिशनरी जो भी है, जी बीएलओ है या ये जो भी है, हम्म वो लोग घर घर जाएंगे। हम्म अगर वहां वो लोग नहीं है हम्म तो 3 बार उन्हें जाना पड़ेगा, कम से कम 3 कम से बार कम 3 जाना बार जाना पड़ेगा। पड़ेगा। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया जिसमें पीआईएल के बाद, जिसमें वो इलेक्शन कमीशन को बताया गया कि आधार कार्ड और मनरेगा जॉब कार्ड वगैरह को भी कंसिडर किया जाए एज ए वन ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो इसके बाद जो इलेक्शन कमीशन का एक नया स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि अभी विदाउट डॉक्यूमेंट्स आप एनुमरेशन फॉर्म सबमिट करें, लेकिन ग्राउंड पे जो रिपोर्ट्स आ रही है एनुमरेशन फॉर्म की कॉपी नहीं दी गई जो उनके गाइडलाइंस में मौजूद था, और जो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट हो रहे हैं, मतलब जो एनुमरेशन फॉर्म कलेक्ट हो रहे हैं उसमें कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, मेजोरिटी पॉपुलेशन जो है विदाउट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि 1 अगस्त के बाद हम 1 सितंबर तक ये फिर से एक एक्सरसाइज कराएंगे बीएलओस के जरिए से, जो जो वोटर्स फ्लैग होंगे फॉरेन नेशनल के तौर पे उनका फिर से वेरिफिकेशन होगा और उनको वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, और वो डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे उनका वोटर लिस्ट में नाम रखना है या निकालना है ये तय किया जाएगा। तो इसको एक मानों में एनआरसी का एक प्रोसेस देखा जा रहा है। दूसरी जानिब पॉलिटिकल पार्टीज ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये जो टाइमिंग ऑफ प्रोसेस है इलेक्शन से आइन टाइम कबल एंड द कंप्लीट एक्सरसाइज जो हो रहा है उसका जो प्रोसेस चल रहा है, ये दोनों चीज़ों को बुनियाद बनाकर अगर हम देखा जाए तो ये ऐसा महसूस हो रहा है कि अपोजिशन के जो वोटर्स हैं उनको वहाँ पर कट करने की कोशिश हो रही है, या फिर जो वोटर जो सिटीजन्स का वोटिंग राइट है उसको छीनने की कोशिश हो रही है। तो इन पहलुओं पर आप क्या कहते हैं? देखिए, बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जी तो जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के ताल्लुक से कोई इश्यू आता है सुप्रीम कोर्ट में, ये सुप्रीम कोर्ट स्ट्रेट अवे उसके ऊपर ऑर्डर्स, इंटरिम ऑर्डर हो या फाइनल जजमेंट है या फिर स्टे देना, ये नहीं करता। जी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का एक डेकोरम होता है, एक लेवल होता है, जी दे हैव टू बिहेव एट दैट लेवल। हम्म तो उसके लिए एक सॉफ्ट लैंग्वेज में जो है उसमें बताया जाता है। जी सुप्रीम कोर्ट 3 इश्यूज को रेस किए। जी एक तो ये कि आप को ये रिवीजन करने का राइट है या नहीं है, जी ऑन व्हाट बेसिस यू आर डूइंग, जस्टिफिकेशन फॉर दैट। जस्टिफिकेशन फॉर क्योंकि अभी तो जनवरी में हुआ था, अब ये जो कर रहे हैं, तो उसके लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, वो कभी भी कर सकते हैं, जी वो उनका है। हम्म, और दूसरा ये है कि आपका जो प्रोसीजर और प्रोसेस है हम्म, ऑफ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, हम्म, उसके ऊपर सवाल कर रहा है वो, जी ये क्या आपका वो प्रोसेस ठीक है या नहीं है। इंटायर प्रोसेस के ऊपर वो एक सवाल या सवाल निशान रखा है, क्वेश्चन जी मार्क रखा है। जी तो उसके अंदर ये एनआरसी का भी है, ये प्रोसेस का भी है, तमाम चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। और तीसरा टाइमलाइंस के ताल्लुक से, हम्म,
जो टाइमलाइंस के अंदर जो टाइमिंग है जी जो डिक्लेयर करने का, उसके बाद जो टाइमलाइन जो दिए गए हैं, ये 1 महीने, ये 1 दिन प्रोसेस के बाद कंप्लीट जो है शुरू करना है, 1 महीने के अंदर कंप्लीट करना है, उसके बाद हाउस टू हाउस करना है, कई प्रोसेस जो दिए गए जी हैं वो ऑर्डर में, हम्म उसके ऊपर उसकी प्रैक्टिकेबिलिटी और एप्लीकेबिलिटी इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट बिहार के इसमें हो सकता है जस्ट बिफोर इलेक्शंस, जी जरूरत इसकी क्या पड़ी है, ये सही 3 सवाल किए हैं। जी इसके साथ साथ एक हिदायत के तौर पे, एक गाइडेंस के तौर पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है कि वोटर आईडी, हम्म आधार जी और राशन कार्ड, हम्म ये 3 को भी आप कर सकते हैं वैलिड इसके डॉक्यूमेंट बाद। कंसिडर नहीं, कंसिडर कर करने सकते का डायरेक्शन तो नहीं आया, डायरेक्शन नहीं वो है एक हिदायत के तौर हिदायत पे आया है कि ओके इसको भी कर सकते हैं आप, जी देखिए इसका। जी तो यही कोर्ट का जो लैंग्वेज होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के लिए, ये हम्म एक सॉफ्ट अंदाज में होता है जी कि समझदार के लिए इशारा काफी होता है। हम्म तो ये चीज इस तरह से आ गया। अब जी इसके बाद जहां तक कि जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं 30% हो गया, 70% हो गया, ये प्रैक्टिकली होना काफी मुश्किल है। जी और कई इस तरह के रेफरेंसेस भी आ रहे हैं जी मीडिया में, अल्टरनेट मीडिया में भी आ रहे हैं कि डीसी की तरफ से, इलेक्टोरल ऑफिसर की तरफ से क्लियर कट डायरेक्शंस हैं कि एनुमरेशन फॉर्म्स जो है डुप्लीकेट में लिया जाए, तो एंट्री कराना है, साइन कराना है, फोटो लगाना है, और ये कॉपी अपने पास रखना है, ये जो है वोटर को वोटर को देना देना है। है जी लेकिन प्रैक्टिकली जो वहाँ फील्ड में हो रहा है, तो वो सिर्फ एक ही कॉपी लेके जा रहे हैं, वो साइन करा के लेके आ रहे लेके आ हैं। रहे कई केसेस इस तरह के भी आ रहे हैं कि वहाँ सिर्फ साइन करा रहे हैं, या अंगूठे का या फिंगरप्रिंट ले रहे हैं, थंब इम्प्रेशन ले रहे हैं, बाद में हम फिलअप कर लेंगे, सबसे पहले अब उनको प्रोसेस कंप्लीट करना है। जी तीसरी चीज़ ये है कि हाउस टू हाउस जो एनुमरेशन होना चाहिए, कई इंसिडेंट्स इस तरह से मीडिया में आ रहे हैं कि वो हाउस टू हाउस नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक जगह वो बैठ के लोगों को बुला रहे हैं, जो भी जा रहे हैं वो कर रहे हैं। जी तो ये जो नंबर्स आ रहे हैं, जी ये ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से नहीं आया है, अलग अलग सोर्सेस से आ रहे हैं ये। अच्छा ये जो भी इस ताल्लुक से अगर कोई स्टेटमेंट आना है, तो ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अनाउंस होना है। पासिंग रिमार्क्स या फिर सोर्सेस के जरिए इस तरह से आ रहा है, ये ठीक नहीं है। इट इज बिलो द लेवल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये इस तरह के स्टेटमेंट्स नहीं आ सकते। शुरू से लेके अब तक का जो ये है अप्रोच रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, वो एक इंक्लूसिव अप्रोच रहा है। जी यानी कि बाय डिफॉल्ट जो है लोगों को जैसा मैं बता रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 326 के तहत एंटाइटलमेंट फॉर एनरोलमेंट इनटू द वोटर लिस्ट है। उसी स्पिरिट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो रोल रहा है अब तक का, वो यही था कि आप बेसिक डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं, आपका इंक्लूड करना था। इट वाज इंक्लूसिव अप्रोच था। जी लेकिन इस बार जो है एक्सक्लूसिव अप्रोच आ रहा है कि कई कंडीशंस लगा रहे हैं, कई राइडर्स लगा रहे हैं कि अगर ये नहीं है तो ये नहीं होगा। तो जहाँ तक 30%, 40 या 70% हो गया, एनुमरेशन हो रहा है, ये सिर्फ जो है फॉर्म्स कलेक्ट करना है या फिर अपलोड करने की बात आ रही है। बहुत बड़ा सवाल इसमें यह है कि इसमें फोटो भी लगाए हैं या नहीं लगाए हैं, पूरे डिटेल्स फिलअप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और उसके साथ जो एडिशनल जो डिक्लेरेशन जो आना चाहिए वो लगाए हैं या नहीं लगाए हैं। जब तक ये नहीं होगा कि 70% है या 30% है, उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। तो बेसिकली जो पूरा प्रोसेस चल रहा है वो पूरे प्रोसेस पे सवाल उठ रहा है, और ये एक आम फिज़ा बन रही है या एक आम माहौल बन रहा है या एक आम एटमॉस्फेयर बन रहा है कि भाई ये गोया के एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का एक प्रोसेस बनाया जा रहा है जिसमें बहुत सारे लोगों से वोटिंग के हुकूक छीने जाएंगे और उनसे सिटीजनशिप प्रूफ करने के लिए बहुत हर्डल्स जो है क्रिएट किए जाएंगे। तो इस पर आपका क्या कहना है, और ख़ास तौर से जो अपोजिशन पार्टीज़ गवर्नमेंट जो हमारे इंडिया के हैं जिनका ये क्लेम है कि टाइमिंग और प्रोसेस अपोजिशन पार्टीज को कमज़ोर करने, उनके वोट बैंक को कमज़ोर करने के लिए कहा किया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? जी, एक और बात थी इसमें कि इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस में ये बताया गया था कि एनुमरेशन फॉर्म्स के लिए आपको 3 बार जाना पड़ेगा। 3 बार जाना पड़ेगा हाँ, बिफोर अपलोडिंग इनटू द वेबसाइट। ओके अब ये हो रहा है कि सिर्फ एक बार गए या एक बार गए भी नहीं है, ब्लैंक है, विदाउट डॉक्यूमेंट्स, विदाउट कंप्लीटली फील्ड, अब वो अपलोड हो रहा है, तो वो जो है प्रोग्रेस नहीं कंसिडर किया जाएगा। ओके
तो कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट्स जितना भी हो सके जी वो होना चाहिए। पूरा कोशिश करने के बाद आफ्टर 3 विजिट्स हम्म, हाउस टू हाउस तभी वो अपलोड कर सकते हैं। जी ये जो मीडिया में जो आ रही है 35% से 70% हो गया है, ये जो है कंप्लीट ये प्रोसेस नहीं हुआ है एक चीज़ ये। जी जहाँ तक कि एनआरसी का है, ये पहली बार असम के अलावा इसका जिक्र इसमें आ गया है। ये जो है तशवीशनाक है, ये डेंजरस ट्रेंड भी है ये, जी क्योंकि इसकी वजह से जितने भी सोसाइटी के वल्नरेबल सेक्शंस होते हैं, वीकर सेक्शंस होते हैं, रूरल एरिया के हैं, ट्राइबल एरिया के हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं, माइनॉरिटीज़ के हैं, इन तमाम लोगों के पास इस तरह के डॉक्यूमेंट्स प्रूव करेंगे। ये तो स्टेट की जिम्मेदारी होती है डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना, ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है, वेरीफाई करना है, प्रोवाइड करना है। इंडियन जूरिस्प्रूडेंस में एक बेसिक प्रिंसिपल ये है कि अनलेस प्रूव्ड गिल्टी वन इज इनोसेंट। जी उसी तरह से अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज वन इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। अच्छा ये एक बेसिक प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ होता रहा है, ये है भी। ओके अब ऐसा नहीं कि पूरा जो है लिस्ट को ही आप नेगेट कर दे रहे हैं, इनवैलिड कर रहे हैं। जी शुरू से आपको प्रूव करना पड़ेगा हर एक शख्स जी कि आपको है इंडियन सिटीजन है, बर्थ सर्टिफिकेट प्रूव कीजिए। ये जो है एक डेंजरस ट्रेंड है और ये इम्प्रैक्टिकल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल जो 326 का जो बता रहा था और 324 और 325 में ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये जिम्मेदारी बनती है कि टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। जी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का जो शुरुआत होती है वो एनुमरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स होती है। वहीं आप मिस्टेक कर देंगे, गलती कर देंगे तो एंटायर प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगेगा। यही चीज़ को जो है अपोजिशन पार्टीज हैं या अलग अलग एनजीओस हैं, सोशल साइंटिस्ट हैं या फिर सोशल वर्कर से सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, और वो अपनी जगह वो सही है जी कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की जो शुरुआत हो रही है, शुरुआत में ही ऐसा है तो बाकी प्रोसेस के ऊपर जो है कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। देयर विल नॉट बी एनी लेवल प्लेइंग फील्ड। जी अगर ये एक भी वोटर को जो है बगैर रीजनिंग के निकाला जा रहा है जी तो इट इज़ ए वेरी डेंजरस ट्रेंड। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसके बारे में जिक्र आया है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में भी आया है जी कि डिलीशन ऑफ वोटर वोटर्स कैसे करते हैं। तो वहाँ उसकी जिम्मेदारी बनती है, इलेक्टोरल ऑफिसर की जिम्मेदारी बनती है कि ही हैज टू सब्सटैंशिएट वो क्यों डिलीट कर रहे हैं। एक वो दूसरा ये है कि द कंसर्न पर्सन जो है उसको रीजनेबल टाइम देना चाहिए जी कि वो भी अपनी बात को रखे। रख सकते। यहाँ जो टाइमिंग्स हो रहे हैं हम्म, 2-3 महीने पहले, नवंबर में जब इलेक्शन डिक्लेयर होगा 2-3 महीने पहले आप जो है पूरा प्रोसेस कर रहे हैं और बिल्कुल कम वक्त दे रहे हैं आप वोटर को प्रूव करने के लिए। ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल के भी खिलाफ है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के भी खिलाफ है जी और दिस इज अगेंस्ट द मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। इसी के ताल्लुक से जो अपोजिशन पार्टीज जो रेस कर रहे हैं ये बहुत ही डेंजरस ट्रेंड होगा। इट इज़ हाईली इम्प्रैक्टिकल भी है ये, क्योंकि ईसीआई के खुद गाइडलाइंस ये कहते हैं कि अगर कुछ परसेंटेज 2% से ज़्यादा अगर वोटर डिलीशन हो रहा है तो कंप्लीट प्रोसेस हैज़ टू बी फिजिकली वेरीफाइड बाय बीएलओज। यस इस तरह से तो अगर यहाँ पर मोर देन 20-30% लोग डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पा रहे हैं और ये पूरा प्रोसेस हो रहा है तो इस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान। हिस्टोरिकल डेटा पे अगर 2% से ज़्यादा अगर उस तरह का आ रहा है या फिर डुप्लीकेशन फेक के केसेस आ रहे हैं या फिर कोई एक पर्सन के तरफ से 5 से ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रहे हैं तो इस तरह के केसेस में बीएलओ नहीं बल्कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है इसके ऊपर नजरसानी करना है, उसे एंटर प्रोसेस को रिव्यू करना पड़ेगा। इट इज़ अ वेरी सीरियस इशू। ये बीएलओ बूथ लेवल पे इसको छोड़ा नहीं गया है कि हाईएस्ट लेवल पे इसको एंटायर प्रोसेस को रिव्यू करना है। ये 2% से ज़्यादा अगर आ रहा है, लेकिन अब जिस तरह से ट्रेंड्स आ रहे हैं जी तो वहाँ जो है एक मेजर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है इसमें फुलफिल नहीं कर सकती इनके रिक्वायरमेंट्स टू लूज देयर वोटिंग राइट्स बेसिकली। जी अच्छा, एक और सवाल आधार के सिलसिले में, चूंकि आधार को बेसिस नहीं बनाया गया है और मेन स्ट्रीम मीडिया में ये नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि आधार कार्ड जो है वो बहुत ज़्यादा जो फॉरेनर्स हैं वो भी आकर यहाँ पर आसानी से बनवा चुके हैं और उसके सब्सटेंशिएट करने के लिए, वो क्लेम को सब्सटेंशिएट करने के लिए कहा जा रहा है कि जैसे कुछ मुस्लिम पॉकेट्स हैं, मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसीज है जहाँ पे मुस्लिम्स की पॉपुलेशन 70-80% है बिहार के,
तो वहाँ के फिगर्स बताए जा रहे हैं कि पॉपुलेशन जितनी है उसके कंपैरिजन में आधार कार्ड का अगर परसेंटेज देखेंगे तो इट इज़ 10% हाइयर, 20% हाइयर, 30% हाइयर। तो ये क्लेम में कहाँ तक सच्चाई है और इसकी क्या वजाहत? उसूलन क्या है, ये जितने भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हुए हैं, आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो या ये जितने भी मनरेगा का जो जॉब कार्ड होता जी। है, ये ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड है, वेरीफाइड है बाय द सेम गवर्नमेंट मशीनरी। ऐसा नहीं कि कोई और आके कर रहे हैं, वही मशीनरी कर रही है। आप गवर्नमेंट के एक्शंस को ही आप सवाल या निशान कर रहे हैं। इट इज़ अ वेरी सीरियस इशू। क्वेश्चनिंग द इट ओन इज प्रोसेस। हाँ क्वेश्चनिंग द ओन प्रोसेस। जी इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट से सवाल कर सकते हैं, जी पब्लिक से नहीं। जी। ये जो जिम्मेदारी बनती है गवर्नमेंट की है कि करेक्ट डेटा रखे, वो ऑथेंटिसिटी ऑफ वोटर आईडी, ये क्या आपका आधार कार्ड हो या वोटर आईडी हो, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, ये तमाम चीज़ें गवर्नमेंट के मशीनरी के जरिए जो होते हैं। तो इलेक्शन कमीशन को गवर्नमेंट से सवाल करना है, ये जी पब्लिक से नहीं। सही। तो इसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है। नॉट द ओनर्स विल नॉट बी शिफ्ट, कैनॉट बी शिफ्टेड टू द पब्लिक। एक चीज़ वो है। दूसरा ये है कि सेंसस 2011 में हुआ था। 2011 जी। अभी तक तो सेंसस हुआ ही नहीं। हाँ 2011। विदाउट सेंसस अगर आप ये कह रहे हैं कि ज्यादा लोग आ गए हैं, बाहर से आ गए हैं, जी। पॉपुलेशन जितना है उससे ज्यादा आधार कार्ड बन गए हैं, ये बहुत ही आउट ऑफ वे हो जाएगा। जी। ये ऑफिशियल मतलब स्टेटमेंट illogical नहीं है। हो सकता इलेक्शन कमीशन का। जी। ये कई सूत्रों के जरिए कहीं बात आ रही है, हाँ हाँ लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट अगर इलेक्शन कमीशन का तो ये नहीं हो सकता। जी। तो गोया कहना ये है कि 2011 का पॉपुलेशन का डेटा है और 2025 का आधार का डेटा है, तो वो दोनों हाँ। मैच होने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि कंपेयर पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है ग्रोथ हो हुई गई, है। अभी तो सेंसस हुआ नहीं है जी अभी। सेंसस हुआ। हालांकि 2021 में सेंसस होना था, कोविड जी। के जरिए पोस्टपोन हो गया, अगले साल हो सकता हो है। सकता है। उसी के बाद जो है आप कह सकते हैं, और इट इज फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कमेंट ऑन दैट। इलेक्शन कमीशन का ये प्रोरोगेटिव नहीं है, उनका परव्यू में ये नहीं आता है ये। क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर लॉजिक के क्योंकि डेटा पुराना है पॉपुलेशन का और आधार का डेटा लेटेस्ट है, ये परसेंटेज वेरिएशन है। ये सिर्फ मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसीज में नहीं है जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, बल्कि गुजरात के ऐसे कई मुकामात है जहाँ हिंदू पॉपुलेशन 94% 89% है, वहाँ भी 18% एनहांसमेंट हुआ है। गोया कि वो परसेंटेज इंक्रीमेंट इन पॉपुलेशन है इफेक्टिव शायद। तो आखिरी सवाल मैं इस मौके पर आपसे ये करना चाहता हूँ कि अभी जो SIR का प्रोसेस बिहार में लिया गया है, अब ये खदशात है कि ये हिंदुस्तान भर में कराया जाए, तो अगर ये खदशा रहेगा और NRC को इसके साथ जोड़ा जा रहा है जो आम अवामी राय बनती जा रही है, तो इस माहौल में जो दूसरे मुकामात के सिटीजन्स हैं उनको अपने लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने चाहिए? ये दो पहलू हैं। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से पिटिशंस आए हैं, वहाँ सिर्फ टाइमिंग्स और डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर ही आ रहा है, NRC के ऊपर डिस्कशन ज़्यादा नहीं हो रहा है। जी तो जो भी आउटकम आएगा, इस पे सबसे पहले अभी जो हिदायतें दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, अब कहाँ तक इलेक्शन कमीशन जो है इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करता है या फिर उसका रिप्लाई देगा नहीं करने के ताल्लुक से, ये अगली सुनवाई में पता चलेगा कि व्हाट विल बी द आउटकम। तो बाकी स्टेट्स में भी इसमें क्लियर कट बताया गया है कि ये शुरुआत है, ये इसके बाद पूरे कंट्री में इसको लागू किया जाएगा। SIR का प्रोसेस पूरे इंडिया में लागू किया जाएगा। ये उनका स्टेटेड कमिटमेंट है, इसमें उनके गाइडलाइंस ऑर्डर में आ गया है जी। तो अब इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सुप्रीम कोर्ट के आउटकम के ऊपर ही डिपेंड हो सकता है। प्रैक्टिकली ये है कि अब पब्लिक के पास या तो आधार कार्ड है या वोटर आईडी है या पैन कार्ड है या फिर नरेगा का ये है कार्ड है, यही बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। तो उम्मीद है कि इसी चीज़ों के ऊपर हम डिपेंड हो सकते हैं। और इसका वोटर आईडी को ही अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं और वो भी खुद इलेक्शन कमीशन ही खुद क्वेश्चन कर रहा है, वो तो इट विल बी क्वेश्चनेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो हमें जो है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस को, फैसलों को जो है हमें इंतज़ार करना चाहिए, और उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर लेगा बेस्ड ऑन द गाइडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो आधार कार्ड है या फिर राशन कार्ड है या वोटर आईडी है, इनको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स हम बनाना है वो बना के रख लें। जो वो अपने लेवल पे हो सकता है,
अगर 87 के बाद के लोग हैं, उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट मिल सकता है तो बना के रख लें, वो जी। अच्छा है। और जहाँ जहाँ ये पॉसिबल नहीं है, तो जितने भी अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हैं जी, तो वो उन्हें रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मसूद शरीफ साहब, आप हमारे लिए यहाँ पर वक्त निकाल कर आए और इस मौजू पर बहुत तफसील से हमारे साथ गुफ्तगू की। इंशाअल्लाह हाज़रीन, फिर अगले किसी प्रोग्राम के साथ, किसी और मौजू के साथ, किसी और हमारे मेहमान के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।